Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have very latest video related to the William Shakespeare, the great literary figure of English literature of Elizabethan era. And in this class we will discuss, here we have the topic which we are going to discuss related to William Shakespeare on your screen. लाइफ एंड लिटरेरी इम्पैक्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर, इनका लिटरेरी इम्पैक्ट और इनके लाइफ के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस कर। इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। और विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं, ऐसे पोएट हैं, ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो आपकी लिटरेचर का एक ही बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किसी भी लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इनकी लिटरेरी करियर से रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द विलियम शेक्सपियर्स अर्ली लाइफ ओवरव्यू होगा। इनके की एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इनके ईयर्स, जो स्टार्टिंग का इनका फेज था लाइफ का, मीन्स इनकी जो एक पर्सनल लाइफ थी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे विद दिस important thing. The first thing is birth की बात करते हैं. We all know that William Shakespeare was born on April 23 and 1564 में इनका बर्थ हुआ था. बर्थ प्लेस का यहाँ पे नेम मेंशन है आप सभी के लिए, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में ये जगह है। इस जगह को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन के नेम से जानते हैं, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वो जगह थी जहाँ पे विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस, तो कुछ और ऑप्शंस को मिला देते हैं। आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट, इनका जो नेम है इसको विद स्पेलिंग याद करनी होगी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ऑन एवॉन कहीं भी दे दिया जाता है, बट करेक्ट आंसर जो है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन ही है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, बर्थ का हमने डिस्कशन कर लिया बहुत ही ब्रीफली। नेक्स्ट है फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट, किसी की पर्सनल लाइफ में उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड की जैसे हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन ऑफ जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। एंड अ ग्लोब मेकर एंड मैरी आर्डन अ लैंड ओनर डॉटर। मैरी आर्डन जो थी इनकी मदर थी जिन्होंने इनको बर्थ दिया था, और इनके फादर का हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, जॉन शेक्सपियर। और अगर हम देखते हैं तो ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन टू जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। मीन्स ओवरऑल उनकी फैमिली की बात करते हैं तो 8 ब्रदर एंड सिस्टर थे विलियम शेक्सपियर, उनमें से वो थर्ड बच्चे थे अपने माता पिता जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अर्ली एजुकेशन हम देखते हैं, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हिज अर्ली एजुकेशन एंड अर्ली ईयर्स, बट he likely attended local grammar school for Latin and literature. Latin and literature की जो नॉलेज थी उन्होंने लोकल स्कूल से, अपने वो ग्रामर स्कूल से ये सब लैटिन और लिटरेचर के बारे में पढ़ा है। बहुत ज़्यादा वेल एडुकेटेड नहीं थे विलियम शेक्सपियर, बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने नहीं करी थी। अर्ली एजुकेशन अपने गांव के ही स्कूल में उन्होंने, जहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में जहाँ रहते थे वहाँ पे उन्होंने ये अपनी शिक्षा ली थी, यहाँ पे एजुकेशन लिया था। तो अर्ली एजुकेशन के बारे में बहुत कम पता है उनकी। नेक्स्ट वी हैव मैरिज की बात करते हैं। एट 18 ईयर ही मैरिड एन हैथवे, एज 26 एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर। ये थी इनकी पर्सनल लाइफ। जो मैरिज लाइफ की बात अगर हम करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की जो मैरिज थी वो 18 के एज पे हो चुकी थी। किससे हुई थी? एन हैथवे। क्या एज थी दोनों के बीच में? डिफरेंस जो था वो 8 इयर्स का अप्रॉक्स डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। हैथवे की बात करते हैं तो वो 26 इयर्स की थी जब उनकी शादी विलियम शेक्सपियर से हुई थी। तो एज डिफरेंस दोनों में था। एन हैथवे जो थी वो बड़ी थी और विलियम शेक्सपियर एज में छोटे थे। दोनों के 3 बच्चे हुए, जो कि आगे आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, बच्चों को लेकर के इन पे बहुत ज़्यादा, इनके बीच में बच्चे की इनकी डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक जो ग्लूमी फेज था उन्होंने पर्सनल लाइफ में ये भी देखा हुआ है, डिसअपॉइंटिंग फेज देखा था अपने पर्सनल लाइफ में, अगर इस एस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अदरवाइज
लिटरेरी करियर वाज माइंड ब्लोइंग ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये यहाँ पे हमने बात की, अर्ली लाइफ से ओवरव्यू हमने लिया, बहुत ब्रीफली हमने डिस्कस किया इनकी सभी चीजों को, बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड, अर्ली स्कूलिंग एंड ऑल्सो अबाउट मैरिज। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के ऊपर किसके किसके इन्फ्लुएंसेस हुए हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिना जो इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, इनकी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो शेक्सपियर लाइकली अटेंडेड किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड रिसीविंग क्लासिकल एजुकेशन। यहाँ पे बात की इन्होंने कि ये अर्ली एजुकेशन, बिल्कुल जब एक किड थे, एक चाइल्ड थे, तब उन्होंने ग्रामर स्कूल में लैटिन और लिटरेचर की थोड़ी नॉलेज दी थी, लेकिन क्लासिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्होंने किंग्स न्यू स्कूल स्ट्रैटफोर्ड, जो उनका गांव था जहाँ पे, वहां से इन्होंने रिसीव करा है। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल ऑथर्स। अगर हम बात करते हैं कि किन किन ऑथर्स का इन्फ्लुएंस जो है विलियम शेक्सपियर पे पड़ा है, तो लैटिन ग्रीक ऑथर्स यहाँ पे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत से उनके वर्क्स, जो ड्रामाज उन्होंने लिया है, वो कहीं ना कहीं से इमिटेट करते हुए लिया है स्टाइल को, क्योंकि उस टाइम पे ड्रामा इतना एक फ्री स्टाइल में नहीं लिखा जाता था, इमिटेशन होती थी ड्रामा की उसके स्टाइल की। तो जहां से शेक्सपियर ने कॉपी किया हुआ है या इमिटेट किया हुआ है, आप कह लो, एक तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिसे होता है कि किसी भी ऑथर की स्टोरी को पढ़ करके या उसकी लाइफ को पढ़ करके आपके अंदर एक साहित्यकार जगता है, आपके अंदर एक राइटिंग स्किल डेवलप होती है, या आप सोचने समझने लगते हो उस जैसे, तो वो आपका एक इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से बात हो रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल ऑथर्स की बात हम करते हैं। हिज वर्क्स वर शेप्ड बाय क्लासिकल राइटर्स सच एज ओविड, प्लूटस एंड सिनेकल। जहां से इन्होंने ड्रामा, जो हम बात करते हैं, चाहे रिवेंज ड्रामा हो, चाहे इनका एक रोमांटिक ड्रामा हो, तो ये इनका इन्फ्लुएंस जो था, ये क्लासिकल राइटर्स, जो लैटिन और ग्रीक राइटर्स थे, उनके इन्फ्लुएंस होकर के, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने अपने ड्रामाज को कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि और किसका इन्फ्लुएंस जो था वो विलियम शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल पे या ड्रामेटिक जो उनका एक स्किल था उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो कंटेम्प्ररी राइटर्स की हम बात करते हैं, कंटेम्प्ररी स्पेसिफिकली प्ले राइट्स, जो ड्रामेटिस्ट थे उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं, शेक्सपियर वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्ररी प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम लाइक मॉर्लो, थॉमस किड एंड जॉन लिली। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मार्लो की स्टाइल को कॉपी किया हुआ है। मार्लो मीन्स क्रिस्टोफर मार्लो, और ये कौन से थे? ये यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे। यूनिवर्सिटी विट्स जो इस ग्रुप से बिलोंग करते थे, वेल स्कॉलर्ड, वेल एडुकेटेड स्कॉलर्स जो थे, ये सब मार्लो, किड्स, थॉमस किड एंड जॉन लिली थे, जिसमें से रॉबर्ट ग्रीन भी थे। तो ये सब ऑथर्स का एक इन्फ्लुएंस जो था वो पड़ा है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जब राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, अपना ड्रामा लिखना स्टार्ट किया, इसके जस्ट बिफोर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को या एलिजाबेथन एरा को ये सब चीजें एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया था अपने राइटिंग्स के थ्रू। चाहे आप मॉर्लो की बात कर लो, उसमें डॉक्टर फास्टस हैं, एंड द ग्रेट टेम्बरलेन है, और ऑल्सो ही हैव द एडवर्ड सेकेंड। ऐसे कुछ प्लेस जो हैं वो मॉर्लो ने लिखे थे, साथ ही साथ थॉमस की आप स्पेनिश ट्रेजिडी, जॉन लिली फ्यूज, रोमांटिक ड्रामाज, इन सब का इन्फ्लुएंस जो था, इन सब राइटर्स का इन्फ्लुएंस, उनकी राइटिंग स्किल, वो किस वे में लिखा करते थे, उसका इन्फ्लुएंस जो था वो विलियम शेक्सपियर पे पड़ा। सो बेसिकली यू कैन से इन कंटेम्प्ररी टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले राइट्स या प्ले राइटिंग ऑफ द विलियम शेक्सपियर एंड ऑल्सो थॉमस किड एंड जॉन लिली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिज डेवलपमेंट इन theatrical scenes. The vibrant London theatre scene, including the Globe Theatre, was crucial for the growth as a playwright. Yes, Globe Theatre की हम बात करते हैं, very important theatre which played a very vital role in the shaping the career of William Shakespeare as a playwright. ग्लोब थिएटर जहाँ पे ड्रामास परफॉर्म होते थे, उसको देखने के लिए ऑडियंस आती थी, एंड स्पेसिफिकली इनके ड्रामास को देख करके वो एक कंटेम्प्रेरी फीलिंग आती थी, एक जो डे टू डे की फीलिंग आती थी कि किस तरीके से प्लेस लिखे गए, और बहुत ही वेल नीट प्लॉट के साथ में विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामास को लिखा है। उसमें ह्यूमर का भी होता था, सीरियस ड्रामास में इस तरीके से उसको बाइंड करते थे अपने प्लॉट्स को, अपने एक्ट्स को, सो दैट कोई बोर ना हो। और दैट्स व्हाई हिस्टोरिकल ड्रामास में लिखा हुआ है इन्होंने, कॉमेडी ड्रामास लिखे हुए हैं, या
या आप बात कर लो रोमांटिक ड्रामास भी उन्होंने लिखे हुए हैं। वो ग्लोब थिएटर जहाँ पे प्लेस परफॉर्म्ड होते थे विलियम शेक्सपियर के, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एज शेपिंग द ब्यूटीफुल करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर एज अ प्ले राइट। तो यहाँ पे हमने इनके एडुकेशन और इन्फ्लुएंसेस की बात की, विलियम शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ग्लोब थिएटर, कंटेम्प्रेरी राइटर, लैटिन ऑथर, जो क्लासिकल ऑथर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस विलियम शेक्सपियर की करियर को शेप करने में, उसको एक तरीके से इन्हेंस करने में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आगे चलिए हम बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर्स इम्पैक्ट ऑन थिएटर। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर जो करेंगे, इनके माइलस्टोन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो इनकी क्या थी, एक ड्रामेटिकल जर्नी थी या थिएट्रिकल जर्नी के बारे में इनके बात करेंगे, व्हाट ही अचीव्ड एज अ प्ले राइट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अराइवल इन लंदन। एक जो स्टार्टिंग था, अगर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर का, तो जब स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन से अपने गांव से निकल करके वो लंदन शिफ्ट होने आए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट मूव था इनकी लाइफ का, और वहां से इनका करियर शेप होना स्टार्ट हुआ। तो एट दैट वाज द टाइम ऑफ द लेट 1580s। इस टाइम में उन्होंने मूव ऑन किया, कहाँ पे, लंदन शिफ्ट होना उन्होंने के लिए उन्होंने अपना प्लान किया। और दिस इज द मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज इन्फ्लुएंशियल करियर इन एक्टिंग एंड प्ले राइट। एक्टिंग इन वे कि ग्लोब थिएटर में कुछ प्लेस को परफॉर्म भी करते थे, अपने प्लेस, अपने जो प्लेस थे उनमें अपना एक कैरेक्टर, अपना एक रोल प्ले करते थे। वो एज ए कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होते थे, एज ए राइटर तो वो होते ही थे, बट एज ए कैरेक्टर भी वहां पे वो अपने रोल को प्ले करते थे, जो भी उनको दिया जाता था, पर्सनैलिटी को जो सूट करता था। तो 1580s का जो टाइम था, लेट 1580s का टाइम था, दैट वाज वेरी एन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल टाइम व्हेन ही मूव्ड in London, moved to London, and at that time he started acting and in Globe Theatre, and also started writing as a playwright. Next we have theatrical contribution. He co-founded the Lord Chamberlain's Men, a prominent theatrical company, and that performed many of his works. Lord Chamberlain Men ये important एक theater था, इन्होंने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी, और इसमें इनका जो था एक को ओनर थे विलियम शेक्सपियर। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक जेम्स फर्स्ट का जो था, वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी था, किंग का के इन्फ्लुएंस है ये लॉर्ड चैम्बरलेन इसका नेम पड़ा इस थिएटर का। और बहुत सी प्लेज इनके यहाँ भी परफॉर्म हुए हैं with the Globe Theatre. Next, the important impact of on theatre which was done by William Shakespeare. Notable works की बात करते हैं तो he authored 39 plays and 154 sonnets. आप सभी से बहुत अच्छे से familiar हो, बहुत अच्छे से आपको पता है कि शेक्सपियर ने 39 ड्रामास, 154 sonnets लिखे हैं। बहुत ही क्लासिक ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं, such as we have Hamlet, Othello, four greatest tragedy we all know. We can never forget as a literary student, as a English literature student, the most important plays, four greatest dramatical or tragic plays of William Shakespeare, that is Hamlet, Othello, King Lear, and also Macbeth. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में मेंशन किया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख लो, बाकी अदर प्लेस भी इनके हैं। आगे हम बात करते हैं द ग्लोब थिएटर विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लेज इन हिज लाइफ, प्लेज इन हिज लिटरेरी करियर। और यहाँ पे इन्होंने ग्लोब थिएटर जो था वो बिल्ड किया है कब, 1599 में। became the main venue for his plays, significantly boosting his reputation. Yes, क्योंकि देखिए तब क्या था कि बेसिकली बहुत ज्यादा बुक्स का एक तरीके से आप कह लो वो ट्रेंड में नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि लोग थिएटर जाते थे, वहां पे परफॉर्मेंसेज होती थी, लाइव ऑडियंस उस चीज को देखा करती थी। उस टाइम पे एक कल्चर था, थिएट्रिकल कल्चर। तो ये जो ग्लोब थिएटर इन्होंने बिल्ड किया 1599 में, ये इनके फेमस होने का एज अ प्ले राइट, जहाँ पे इनके प्लेस परफॉर्म्ड होते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पैक्टफुल डिसीजन था इनका कि वी आई हैव टू बिल्ड अ थिएटर जहाँ पे लोग अपना थिएटर में देखने आए, प्लेस को देखने आए, उसमें परफॉर्मेंस एक इंटरैक्टिव सेशन हो, और लोग पता चले कि यस मेरा प्लेस किस तरीके से चल रहा है, या लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया कि बूस्टिंग हिज reputation as a playwright, and Globe Theatre played an important role as shaping his career as a playwright. आगे हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग शेक्सपियर्स मेजर थीम्स। यहाँ पे अब हमने अभी तक इनके लाइव करियर को डिस्कस करा,
इनका इन्फ्लुएंस क्या था, किन राइटर्स का इन्फ्लुएंस इन पे पड़ा है, साथ ही साथ इन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी विच इम्पैक्टेड हिज लाइफ ऑल्सो, और क्या पार्ट थे जिनने वाइटल रोल प्ले किया इनकी लाइफ में, उनको शेप करने में एज अ प्ले राइट। आगे हम इनकी थीम्स के बारे में बात करेंगे, जॉनर, थीम्स एंड टाइमलेस इन्फ्लुएंसेस जो इसमें है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जॉनर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, Shakespeare's work are divided into three main genres, that is tragedies, comedies, and histories. Historical plays, comic plays, and tragic plays are the three important plays he had contributed mainly, और जिसमें अलग से कुछ एक आध दो प्रॉब्लम प्लेस भी इन्होंने लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ रोमांटिक कॉमेडी लिखा हुआ है जो कॉमिक प्लेस में ही काउंट होता है। मेलोड्रामेटिक प्लेस लिखे हुए हैं, उसको हम ट्रेजेडी में काउंट करते हैं। आगे है लव एंड रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे है, इन्होंने जो पहला थीम जो डिस्कस करा हुआ है वो जॉनर मेन 3 जॉनर से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्लेस, अलग अलग टाइम के जो ग्रेट किंग्स थे उनके बारे में डिस्कस करा हुआ है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम था इनके लिटरेरी करियर का। His plays exploring romantic and familial dynamics और romantic plays इन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने लव और रिलेशनशिप को डिस्कस किया हुआ है, चाहे आप एज यू लाइक इट प्ले की बात कर लो, और इसके साथ ही साथ इनके ट्रेजिक प्लेस में भी एक आध दो थोड़े बहुत लव एंगल्स हुआ करते थे, जो कि एक इम्पैक्ट डालता था, एक वैरायटी, या आप कह लो कि बहुत ज्यादा वास्ट इनका एक्सपेंशन था थीम का, कि अपने ट्रेजिक प्लेस में भी इस तरीके की कुछ ना कुछ चीजों को ऐसे ले आया जाए जहाँ पे एक थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी मिले लोगों को, और साथ ही साथ एक लव एंगल भी वहां पे रिलेशनशिप में ऐसे होता था, सो दैट कि ड्रामा बोर ना हो, और वो अपना जो प्ले है, जो मेन उनका उसका जॉनर है, वो भी उसको एकदम राइटली उसको जस्टिफाई करे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पावर एंड एम्बिशन, इस इंपॉर्टेंट थीम के बारे में बात करते हैं। पावर एंड एम्बिशन इज नेक्स्ट वन विच इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। यू सी पावर एंड एम्बिशन की बात करते हैं, मैकबेथ वी हैव, ऑल्सो ओथेलो वी हैव, जहाँ पे पावर के बारे में बात की गई है मैकबेथ में, और साथ ही साथ जूलियस सीजर में है बात की गई है। एग्जामिन इन नोटेबल वर्क्स लाइक मैकबेथ एंड जूलियस सीजर में पावर एम्बिशन, एंड साथ ही साथ मैकबेथ में भी पावर एम्बिशन को एक इम्पॉर्टेंट थीम रखा गया है, एज जब उसको हम उस प्ले के थीम को हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड हाईलाइटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्बिशन, इन सब में एम्बिशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, किस तरीके से एम्बिशियस जो एक कैरेक्टर है वो किस तरीके से अपने रोल को प्ले करता है, और बाद में उसका क्या रिजल्ट होता है, वो सब कुछ इस प्लेस में दिखाया गया है। इन प्लेस को पढ़ के आप समझ सकते हो। आगे जो इंपॉर्टेंट थीम है उसको डिस्कस करते हैं, आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले जो होगा आइडेंटिटी की, अगर हम बात करते हैं तो हैमलेट इज अ वेरी फाइन एग्जांपल, और ऑल्सो वी हैव ट्वेल्थ नाइट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम। किस तरीके से इसको जो एक तरीके से बताया गया है कि सेंट्रल टू कॉमेडीज सच एज, इसमें जो होता था कॉमिक प्लेस को स्पेसिफिकली इसको सेंटर में रखा जाता था, और ट्वेल्थ नाइट का हमारे पास फाइन एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक ही जो इसमें लेड कैरेक्टर होते हैं वो दो रोल को प्ले कर रहे होते हैं, दो एक डिस्गाइज अपने आप को करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट थीम वी हैव सीन इन द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। आई थिंक ये चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी कि विलियम शेक्सपियर ने किस किस तरीके के मेजर थीम्स के बारे में हमने बात करी, कि क्या क्या इन्होंने अपने प्लेस में डिस्कस करा है। बाकी रिलेशनशिप के बारे में, एक तरीके का रिडिम्पशन के बारे में इन्होंने डिस्कस करा है, एक जो जस्टिस होता है उसके बारे में भी इन्होंने अपने प्लेस में डिस्कस करा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर थीम्स हमने यहाँ पे आज बात करी है, जो कि इनके लिटरेरी करियर को शेप करने में, इनके साथ ही साथ लिटरेरी करियर के में किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं ये थीम्स, वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस करा। आगे चलिए हम बात कर लेते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ ही इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे, इनके प्लेस के बारे में बात करेंगे इन अ नटशेल वे। देखिए यहाँ पे हैमलेट के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्ले है। हैमलेट को अगर हम देखते हैं तो ये सबसे 1601 के आसपास ये लिखा गया है प्ले। एंड द इम्पोर्टेंट थीम की अगर प्लॉट की बात करते हैं, प्रिंस हैमलेट सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। तो ये आपने स्टोरी
आपको नटशेल में भी पता होगी, आप जानते होगे इस प्ले को, आपने एज ए सिलेबस पढ़ा भी होगा अपनी लिटरेरी जो आपका जर्नी रही होगी अभी तक की, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। प्लॉट है, प्रिंस हैमलेट जो होते हैं वो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेते हैं। उनके फादर का नाम हैमलेट था। प्रिंस हैमलेट यहाँ पे बोला जाता है, जो कि लीड कैरेक्टर है। थीम्स की हम बात करते हैं तो रिवेंज, मैडनेस, मोरालिटी एंड करप्शन के बारे में बात हुई है इस इंपॉर्टेंट ड्रामा में। ट्रेजिक प्ले है। फेमस लाइन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये बोला गया है, फेमस लाइन जो सॉली लिखी है, बहुत ही फेमस सॉली लिखी है, हैमलेट ने बोला है इस प्ले में, प्रिंस हैमलेट ने। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हैमलेट, होरेसियो, क्लॉडियस, जर्ट्रूड, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले में इन्वॉल्व हैं, जिनके थ्रू इस प्ले को एक ट्रेजिक प्ले शेक्सपियर ने दिया है। और थीम को डिस्कस जो किया है वो रिवेंज और मैडनेस, मोरालिटी, करप्शन के बारे में बात की है। नेक्स्ट वन वी हैव द इम्पोर्टेंट अनदर सेकंड नंबर जो ट्रेजिक प्ले है, हैमलेट, सॉरी मैकबेथ है। मैकबेथ 1616 के आसपास ये लिखा है, 1606 जो टाइम है वो इसका ड्यूरेशन है, इसी के आसपास लिखा गया। एग्जैक्ट ईयर किसी भी प्लेस का जो शेक्सपियर का है वो नहीं पता है। प्लॉट के बारे में बात करते हैं। अ स्कॉटिश जनरल्स एम्बिशन, जो है मैकबेथ खुद कैरेक्टर इसमें, स्पर्ड बाय प्रोफेसी एंड हिज वाइफ्स लीड्स टू मर्डर एंड रूइन। अपनी जो एक तरीके का भविष्यवाणी और अपनी वाइफ के बातों में आकर के जिस तरीके से ये कैरेक्टर एम्बिशियस होता है मैकबेथ, और अपने खुद के रूइन का कारण बनता है, खुद की बर्बादी का एक कारण बनता है, अपनी जो करियर होता है एज ए मिलिट्री मैन उसको डिस्ट्रॉय करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन, यू कैन सी। तो ये प्लॉट हुआ इस प्ले का। थीम्स के बारे में बात करते हैं। एम्बिशन, गिल्ट भी है, क्योंकि जब रियलाइज होता है मैकबेथ को कि मैंने ये अपने किंग को ही मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वहां पे एक तरीके का वो मैड हो जाता है, मैडनेस उसके अंदर, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है मैडनेस के। तो गिल्ट भी है उसके अंदर। फेट वर्सेस फ्री विल, ये इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस करी गई है इस प्ले में। फेमस लाइन की बात करते हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये जब मैडनेस के इन्फ्लुएंस में था तो यहाँ पे इसके बारे में बात हुई है, इस लाइन को बोला गया है। कैरेक्टर्स है, मैकबेथ, मैकडफ, बैंको, लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओथेलो, अनदर ग्रेट इंपॉर्टेंट ट्रेजिक प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, one of the four. 1603 to 1604 this play was written by Shakespeare we have, and the plot का डिस्कशन अगर हम करते हैं, ओथेलो अ मोरिश जनरल, ये मोरिश जनरल है जो कि देखने में बहुत ही एक तरीके से रफ है, बहुत ही एक वॉरियर टाइप मैन है, क्योंकि मोरिश जनरल है ये, तो ये अपनी जो मिलिट्री स्किल्स हैं इसकी बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही ब्रिलियंट है। तो प्लॉट के बारे में देखा है हमने यहाँ पे। मोरिश जनरल इज मैनिपुलेटेड बाय इयागो इनटू डाउटिंग हिज वाइफ्स फिडिलिटी लीडिंग टू ट्रेजेडी। तो यहाँ पे वो किसी अपने जो एक अटेंडेंट था, अपने जो उसका आप कह लो को पार्टनर था या को उसका असिस्टेंट था, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसने अपनी वाइफ जो डेस्टिमोना, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ थी ओथेलो की, ओथेलो खुद बहुत देखने में गंदा था, एकदम रफ भद्दा सा था, तो उसको एक तरीके से अपनी वाइफ पे डाउट होता है, उसकी एक तरीके से उसकी जो शुद्धता, चरित्रता, उसके कैरेक्टर पे डाउट होता है, और किस तरीके से वो उसको अपनी जनरल की जो ईगो है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसको मर्डर कर देता है। और ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो एक जेलेसी जो है इसकी इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस किया गया है। रेसिसिज्म के बारे में बात की गई, क्योंकि दो कैरेक्टर जो यहाँ पे लीडिंग है, आप ओथेलो की बात करो, डेस्टिमोना की बात करो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो रेसिसिज्म का की बात यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से जेलेसी को कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सप्रेस करता है यहाँ पे इस कैरेक्टर को, ओथेलो को। मैनिपुलेशन दैट वाज डन बाय ईगो कैरेक्टर एंड ट्रस्ट की बात करते हैं, तो इसमें ट्रस्ट बताया गया है कि किस तरीके से ओथेलो ट्रस्ट नहीं करता है अपनी वाइफ को, उसकी जगह पे वो ईगो को ट्रस्ट करता है, और किस तरीके से वो ट्रेजिक डेथ होती है उसकी, उसको मर्डर कर देता है अपनी वाइफ का। फेमस लाइंस की बात करते हैं, इसमें एक ही लाइन को हमने डिस्कस करा है बाय द वे, ओ वी वेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी, ये यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट थीम को जस्टिफाई करते हुए यहाँ पे ये फेमस लाइन मैंने पिक किया हुआ है।
कैरेक्टर्स की हमने बात की, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कौन से कैरेक्टर्स थे यहाँ पे। ओथेलो, डेस्टिमोना, इयागो, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वी हैव। बाकी कैरेक्टर्स तो बहुत है, बट मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, और फेमस लाइन्स भी बहुत है, उससे रिलेटेड वीडियो भी है हमारा इस चैनल पे, आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, आप प्लीज इसको चेकआउट कर लीजिएगा बाद में, या आप लास्ट में जो एंड स्क्रीन होगा वहां पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसको आप वॉच आउट कर सकते हो। फेमस लाइन से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर के अलग अलग प्लेस थे, फेमस लाइन को पिक करते हुए हमने वो क्लास बनाई है, वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर वॉच आउट करिएगा। And the next one we have the King Lear, the fourth one of the greatest tragedy of William Shakespeare. 1605 to 1606, this is the time duration when this play was written. And if we talk about plot, an aging king divides his kingdom among his three daughters. Among his यहाँ पे three होना चाहिए, three मैंने mention नहीं किया है। आप सभी जानते हो 3 बेटियां थी इनकी, जिनके बीच में उन्होंने अपना जो एक किंगडम था, जो बुढ़े किंग थे, किंग लेयर जो थे मेन कैरेक्टर, उन्होंने डिवाइड कर दिया था, लीडिंग टू बिट्रेयल, मैडनेस एंड डेथ। तो अगर हम थीम्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट थीम, तो पावर, लॉयलिटी एंड फैमिली, मैडनेस, बिट्रेयल, डेथ, ये इंपॉर्टेंट थीम इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने पिक करते हुए लिखा हुआ है। फेमस लाइन्स की बात करते हैं, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये विलियम शेक्सपियर ने ये जो लाइन लिखी है, ये किंग लियर कैरेक्टर ने बोला हुआ है, जो लॉयल्टी, ट्रस्ट है, बिट्रेयल की थीम को डिस्कस करते हुए शेक्सपियर ने इसको लिखा है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, किंग लियर हिमसेल्फ, ये फादर हैं, और यहाँ पे ये 3 बेटियां हैं, कॉर्डिलिया, गॉनरिल एंड रीगल। ये 3 बेटियां, जिसमें कॉर्डिलिया जो है वो इनकी सबसे अच्छी बेटी होती है, जो सच बोलती है और उसको कुछ नहीं देता है उसका फादर। बाकी रीगल एंड गॉनरिल में वो डिवाइड करता है अपने किंगडम को, जो उसको बिट्रे करती हैं, उसको निष्कासित कर देती हैं, उसकी कोई एक तरीके से आप कह लो टेक केयर नहीं करती हैं अपने फादर की, और वो किस तरीके से मैड हो जाता है बाद में, और ये चीजें उसको एक तरीके से आपको ये थीम में भी समझ में आना होगा कि ये थीम भी हो सकती है इस ड्रामा में, कि वो एक तरीके से रिपेंट भी करता है कि मैंने क्यों अपना किंगडम इन दोनों बेटियों को दे दिया। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा जो है रोमियो जूलियट, बहुत ही फेमस एक रोमांटिक ड्रामा है। 1595 टू 1906 के आसपास ये लिखा गया है। प्लॉट, द स्टोरी ऑफ 2 यंग लवर्स फ्रॉम फ्यूडिंग फैमिलीज हु मीट अ ट्रेजिक एंड। ये रोमांटिक ड्रामा है, बट रोमांटिक ट्रेजिक ड्रामा है ये, जिसमें दोनों लवर्स की जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, रोमियो एंड जूलियट। फ्यूडिंग फैमिली मीन्स होता है कि जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उनकी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। कॉपिलेट फैमिली एंड मॉन्टैग फैमिली, ये 2 फैमिली है इस प्ले में। ये भी स्टोरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इसको जानते होगे आप। थीम्स की बात करते हैं, लव, फेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली, ये इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस करते हुए ये ड्रामा लिखा है। फेमस लाइन्स वी हैव, अ प्ले ओ बोथ योर हाउसेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस ड्रामा की। कैरेक्टर्स वी हैव, रोमियो मॉन्टेग, जूलियट कॉपुलेट एंड मर्कुसियो, ये इंपॉर्टेंट कुछ प्ले कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में involved है। Next one we have Midsummer Night's Dream. This is a comic play. 1595 to 1596 this play was written. प्लॉट की बात करते हैं तो a magical tale of love, mistaken identities and enchantment in an Athenian forest. तो यहाँ पे ये प्लॉट है इसका। थीम्स की बात करते हैं, लव, मैजिक, ड्रीम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने डिस्कस करा था अभी कुछ टाइम पहले अपने प्रीवियस स्लाइड में, कि विलियम शेक्सपियर ने किस थीम को डिस्कस करते हुए अपनी प्लेस को लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी वाज वन ऑफ देम। फेमस लाइन वी हैव, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये बहुत ही फेमस लाइन है, और ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो लवर्स इसको यूज करते हैं, लवर्स को कोट करते हुए लाइंस लिखी जाती हैं आज के टाइम पे भी। और सोचिए ये कब लिखा गया है, 1595 में, मीन्स उस टाइम की जो लाइंस लिखी गई है शेक्सपियर ने, जिस तरीके से एक लव को उन्होंने समझा है, उन्होंने जिस तरीके से लव को आइडेंटिफाई करते हुए फेमस लाइंस को लिखा है, वो आज भी हम यूज करते हैं, हमारे टाइम में भी, इस टाइम पे भी वो बहुत ही एक इमोशनल और फीलिंगफुल टच के साथ में
यूज होती हैं। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लाइसेंडर एंड हर्मिया, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। ओब्रॉयन एंड पक, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हुए ये प्ले लिखा गया है। अनदर मेजर वर्क्स की में बात करेंगे तो सबसे जो यहाँ पे नेक्स्ट वन हम जो बात करते हैं, नंबर 7 यहाँ पे है ट्वेल्थ नाइट, वन ऑफ द ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्ले। आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे बात हुई है। 1601 to 1602 के आसपास लिखा गया है। Plot a tale of mistaken identity. Also, this is the love triangles and comedic twist involving twins. Themes: love, identity, disguise, and humor. We have the important themes in this play discussed by William Shakespeare. Famous line: "If music be the food of love, play on." ये बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर्स: वॉयला, जो की डिस्गाइज करती है सेबेस्टियन के वे में, ये वॉयला सेबेस्टियन एक ही है। ओलिविया, ड्यूक एंड ओरिजानो, ऑर्सिनो, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ड्यूक ओर्सिनो, ये इंपॉर्टेंट प्लेस को डिस्कस करते हुए, कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हुए ये प्ले लिखा है। नेक्स्ट वन, एज यू लाइक इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो इस बार हम बात करते हैं कि अगर हम एक रोमांटिक कॉमिक प्ले है एज यू लाइक इट, 1599 to 1600 लिखा गया है। प्लॉट: रोजलिंड disguises herself as a man in the forest of Arden, where romance and self discovery unfold. ये इसका प्लॉट है इस प्ले का। थीम की बात करते हैं, लव, नेचर वर्सेस कोर्ट लाइफ एंड आइडेंटिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी के बारे में देखिए, अभी हमने मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात करी, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, इन सभी में आइडेंटिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम है। आइडेंटिटी को डिस्कस करते हुए ये प्लेज लिखे गए हैं। तो बेसिकली अगर शेक्सपियर के हम कैटेगराइज करेंगे कुछ प्लेस को थीम्स के अकॉर्डिंग, तो उनमें से आपको ये इन सब प्लेज में आपको लव, आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर की बात करेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं वहां पे एक ट्रस्ट की बात होगी, बिट्रायल की बात होगी, उन सब थीम को डिस्कस करते हुए लिखा हुआ है। और जितने भी शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, जिनको हम क्रॉनिकल प्लेस के नेम से भी जानते हैं, तो उसमें जो एक तरह का है कोर्ट लाइफ और उसमें भी वॉर, इन सब तीन चीजों को, ट्रस्ट को डिस्कस करते हुए, थीम्स को डिस्कस करते हुए विलियम शेक्सपियर ने कैटेगराइज किया हुआ है। तो अलग अलग प्लेस को हम थोड़ा सा कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि एज अ थीम कौन कौन से प्लेस किस थीम को जस्टिफाई करते हैं, वो भी यहाँ पे आपने इनके प्लेस को पढ़ा होगा तो वो समझ में आएगा। अभी तक तो हमने 3 लास्ट जो प्लेस को डिस्कस करा हुआ है, ये सब आइडेंटिटी बेस्ड ऑन थीम को डिस्कस करते हुए प्लेस लिखे गए हैं। फेमस लाइन की बात करते हैं, ऑल द वर्ड स्टेज, ये है ऑल द वर्ड स्टेज, ये बात है इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है कि ये सब दुनिया क्या है, एक स्टेज है, रंगमंच है, जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए डिफरेंट डिफरेंट अटायर में आते हैं और अपने रोल को प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। दो सो ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, रोजालिंड, ड्यूक सीनियर, जैक्स एंड ओरलैंडो टचेस्टर। रोजालिंड एंड ओरलैंडो यहाँ पे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या लवर का रोल प्ले करते हैं, इसमें उनको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर लाइंस और थीम को हमने एज यू लाइक इट प्ले में डिस्कस करा है। आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक बार मेमोराइज कर सकते हो, फिर से आप रिवर्स करके देख सकते हो जो अभी तक के हमने प्लेस डिस्कस करे हुए हैं। अनदर वन वी हैव द टेम्पेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है टेम्पेस्ट। ये इन्होंने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में अपने लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। 1610 to 1611. Plot: Prospero, a magician and rightful duke, uses magic to seek justice and reconciliation on mysterious island. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्लॉट है इसका, जहाँ पे जो प्रॉस्पेरो होते हैं, मैजिशियन होते हैं, और उनको किस तरीके से उनका खुद का भाई ही उनको एक तरीके से एग्जाइल कर देता है, वैनिश कर देता है अपने राज्य से, वहां पे कैप्चर कर लेता है, उसको सीज कर लेता है और अपने मैजिक के थ्रू किस तरीके से अपने लिए खुद के लिए जस्टिस करते हैं। प्रॉस्पेरो जो किंग है, ड्यूक है यहाँ के, एक मिस्टीरियस आइलैंड पे इनको भेज दिया जाता है, वहां पे अपना सब कुछ करते हुए ये किस तरीके से रिकंसिलिएशन करते हैं और रिकवर करते हैं अपने किंगडम को अपने भाई से, और सबको एक तरीके से हैप्पी एंडिंग के साथ में ये प्ले लिखा गया है। थीम्स की बात करते हैं, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट थीम है, पावर
एंड कोलोनाइजेशन के बारे में भी इस प्ले में बात की गई है, क्योंकि कोलोनाइजेशन जो मिस्टीरियस आइलैंड है वहाँ पे ड्यूक प्रॉस्पेरो को कोलोनाइज किया जाता है, वहाँ पे वो अपना एक पूरा घर बनाते हैं, अपना एक तरीके से एक रहने का जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे कोलोनाइजेशन के बारे में बात हुई है। फेमस लाइन्स, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्ले द टेम्पेस्ट की। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, प्रॉस्पेरो, कैलिबन, मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर होती है, एरियल, स्टेफनो एंड फर्डिनेंड, फर्डिनेंड जो लवर होता है मिरांडा का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को हमने डिस्कस करा है। आगे ऑथर्स के रिव्यू को पढ़ लेते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए। तो देखिए अभी तक हमने मोस्टली डिस्कस कर ली हैं चीजें, विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर, उनके वर्क्स को डिस्कस करा, उनके थीम को डिस्कस करा, उनके जो एक किस तरीके से उनका करियर एज अ राइटर, एज अ प्ले राइट, एज अ ड्रामेटिस्ट ग्रूम हुआ है, उसको हमने डिस्कस करा। साथ ही साथ who influenced William Shakespeare in writing drama, in writing such a classic drama, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। बाकी अर्ली लाइफ को भी डिस्कस कर लिया है। जो अभी इस क्लास को देख रहे हो प्लीज एक बार रिवर्स करके आप जरूर इस इंटरैक्टिव क्लास को दीजिएगा, जो आपको पिक्चर्स के साथ में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बनाई गई है। अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स किस ऑथर ने, किस राइटर ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेन जॉनसन की बात करते हैं। He was not of an age, but for all time. This is the picture of Ben Jonson. He had said this about whom? About William Shakespeare. तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि विलियम शेक्सपियर की ये लाइन किसने लिखी है, He was not of an age, but for all time। तो वहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग दिए, बेन जॉनसन या शैमुअल जॉनसन ऐसा दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वाज सेड बाय बेन जॉनसन। नेक्स्ट वन वी हैव, इफ वी टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो ग्रेट पोएट हैं रोमांटिक एज के, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला है विलियम शेक्सपियर के लिए, व्हाट ही हैड रिव्यूड, व्हाट ही हैड सेड अबाउट विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट द मेलोडी। तो ये विथ हिज सोनेट यहाँ पे होना चाहिए, अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये लाइन आगे की है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली हम देखते हैं विथ हिज सोनेट्स, ये पूरी लाइन को काफी लंबी लाइन है, लेकिन जो इसको ब्रीफ करते हुए जो लिखा जाता है, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट विथ हिज सोनेट, तो मतलब शेक्सपियर ने इन्होंने बोला है कि अपने हार्ट को, अपने आप के बारे में बताया है कि अपने सोनेट्स के थ्रू, उनके सोनेट को आप पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शेक्सपियर इससे गो थ्रू हुए हैं, इन चीजों को उन्होंने सामने से देखा है, सामने से फील किया है, खुद पे फील किया है। तो ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के लिए बोली है। आगे है एस टी कॉलरिज ने क्या बोला है, द मैरिड माइंडेड मैन आवर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, दिस वाज सेड बाय एस टी कॉलरिज। समटाइम्स ये कुछ कोटेशंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं शेक्सपियर से रिलेटेड। आगे है जो मैथ्यू अर्नोल्ड का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। तो ये अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस thou art free, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन विलियम शेक्सपियर के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने, विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट पोएट एंड क्रिटिक राइटर ने लिखा हुआ है। ही वाज अ क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन्स है शेक्सपियर के लिए। आगे वी हैव द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स लाइन, शेक्सपियर टू सच नेम sounding what succeeds fitly as silence। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग फिर से वही विक्टोरियन एज के पोएट हैं जिन्होंने ये लाइंस लिखी हुई है। आगे हैं जॉन मिल्टन ने क्या बोला है शेक्सपियर के लिए, डियर सन ऑफ अ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम। ये लाइंस हैं जॉन मिल्टन की, जो उनके जस्ट बाद जॉन मिल्टन एज अ राइटर, द ग्रेट epic writer of Paradise Lost, he said these lines, beautiful lines about the greatest of all dramatists, William Shakespeare. And thank you everyone for watching this. I hope you enjoyed this class very much. And कोई भी आपको सजेशन हो प्लीज मुझे जरूर मेंशन करिएगा इस चैनल पे लिंक में, और आगे क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोटेशंस के साथ साथ इनकी लाइफ, लिटरेरी करियर
और इनके फेमस लाइंस को डिस्कस करेंगे और वो MCQs के फॉर्म में होंगे, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हमारे इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो आप, सो दैट टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी को, और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।